हेलो एवरीवन, मैं सुनील बाथम आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी पर। मित्रों, आज का वीडियो है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित, जो कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 के लिए जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में 100 प्रश्न शामिल किए गए हैं और जो प्रश्न इसमें सम्मिलित किए हैं दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखें। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर लिखकर। और दोस्तों, इससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ हिंदी साहित्य से संबंधित, वो भी चाहे आप देख सकते हैं। ग्रामर से भी संबंधित वीडियो डाल चुका हूँ मैं, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पहला प्रश्न जो है ये रहा, हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास निम्न में से कौन सा है। तो हिंदी का जो प्रथम साहित्य इतिहास लिखा गया है वो है दोस्तों इस्तवार दे ला लिथलियोत्तर हिंदुस्तानी, जो कि गारसा द ताशी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। गारसा द ताशी के द्वारा ये लिखा गया है, ये वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम। दूसरा, हिंदी में लिखा हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास कौन सा है। तो शिव सिंह सरोज है दोस्तों। शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया है ये, शिव सिंह सरोज। इसमें 1000 कवियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास में विधेयवादी पद्धति के जनक कौन हैं। हिंदी साहित्य इतिहास में विधेयवादी पद्धति के जो जनक हैं वो कौन है दोस्तों। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम, निम्न में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया कौन सा एक ग्रंथ है। तो देखिएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका नहीं, हिंदी शब्द सागर की भूमिका इनके द्वारा लिखी गई है दोस्तों। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है। तो आप सभी जानते होंगे, वीर गाथा नाम इन्होंने काल नाम दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को कितने उत्थानों में बांटा है। तो सिंपल सी बात है, 3 उत्थानों में गद्य पद्य को बांटा है, 3 उत्थानों काल में मतलब बांटा है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया है। तो सिंपल सी बात है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, जो कि गारसा द ताशी के द्वारा लिखा गया है। जो पहला प्रश्न था दोस्तों, वो लिखा गया है। शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो शिव सिंह सरोज की बात करें हम तो 1883 में ये जो ग्रंथ है वो प्रकाशित हुआ था और इसमें 1000 कवियों का वर्णन मिलता है। गारसा द ताशी ने अपने साहित्य इतिहास में कुल कितने कवियों का उल्लेख किया है। तो 738 कवियों का उल्लेख किया है, जिसमें से 72 जो हैं वो केवल हिंदी के हैं दोस्तों। अभी प्रश्न आने वाला ही वाला। तो गारसा द ताशी ने जिन कवियों का उल्लेख किया है उनमें से हिंदी की कवि की संख्या कितनी है। तो कितनी है दोस्तों, 72 है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदिकाल को वीरगाथा काल कितनी रचनाओं के आधार पर माना है। तो ये राइट आंसर 12 रचनाओं के आधार पर इन्होंने इसको वीरगाथा काल नाम दिया है, आदिकाल को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही तुलसीदास की 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना है, जिसमें 5 अवधी भाषा की हैं और 7 ब्रज भाषा की हैं। याद रखें दोस्तों। एक और बात दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं वो सभी विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अवश्य देखें, स्किप ना करें। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है वो किस भाषा की हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अभ्रंश की हैं और देश भाषा की हैं। 2 भाषाएं, अभ्रंश और देश भाषा के आधार पर उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है। तो सिंपल सी बात है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है।
तो चरण काल नाम दिया है दोस्तों। 100 प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, इसलिए प्लीज़ पूरा वीडियो देखें आप। सिद्धों का संबंध किससे है? तो ये ब्रजयान शाखा से दोस्तों आए हुए हैं सिद्ध। सिद्धों में प्रथम सिद्ध किसे माना जाता है? तो शेरपा को प्रथम सिद्ध माना जाता है। शेरपा का अन्य नाम यदि बात करें हम तो सरोज वज्र भी है, शेरपाद भी है, राहुल भद्र भी है। ऊपर सभी इसका राइट आंसर होगा। नाथों को सिद्धों से अलग करता है कौन सा विशेषता अलग करती है? कायिक साधन इन्होंने की है, सामाजिक खंड मंडन की प्रवृत्ति पाई गई है, गुरु का महत्व है, किंतु पंच मकार का परित्याग ये इनसे उनको अलग करती है। 19वां प्रश्न है दोस्तों, गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किसके द्वारा किया गया है? तो पीतम्बर दत्त वर्षवाल के द्वारा किया गया है। नाथों को अवधूत मत सन्यासी किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नाथों को अवधूत मत सन्यासी कहा गया है। अभ्रंश का वाल्मीकि, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, शंभु के द्वारा कहा गया है। और शंभु की जो रचना है वो कौन सी है? पयुम चरित्र है, ध्यान रखें, पयुम चरित्र इनकी रचना है शंभु की। हिंदी लिखने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये अब्दुल रहमान हिंदी लिखने वाला प्रथम मुसलमान है दोस्तों। प्राकृत का पाणिनि किससे कहा जाता है? के रूप में कौन विख्यात है? तो हेमचंद्र, इसे प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, त्र्यंबकाचार 933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके रचनाकारक कौन है? देवसेन है। तो आपको पता होगा कि त्र्यंबकाचार जो रचना है दोस्तों वो हिंदी की प्रथम रचना है त्र्यंबकाचार, जिसके रचनाकार हैं वो देवसेन है, किंतु ये प्रथम रचनाकार जो है वो देवसेन नहीं है बल्कि शेरपा हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आचार्य मुनि जिन विजय सूरी ने रास परंपरा की प्रथम रचना किससे माना है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास को माना है। किस जैन कवि का संबंध जालोर राजस्थान से है? तो आसगू कवि है, इनका संबंध जैन राजस्थान जालोर से संबंधित है, जालोर डिस्ट्रिक्ट से। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य अभी सब जानते हैं, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य दोस्तों। हिंदी की प्रथम रचना जिसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है वो है विशलदेव रासो, जिसे नरपति नाले के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर गीत के नाम से कौन सा रासो विख्यात है? तो विशलदेव रासो जो है वो वीर गीत के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक अप्रमाणिक रासो कौन सा है? तो परमाल रासो सर्वाधिक, क्या ये जो है अप्रमाणिक रासो इसको माना गया है, प्रमाणिक नहीं माना गया है। पृथ्वीराज रासो के उद्धारक माने जाते हैं कर्नल जेम्स टॉड। पृथ्वीराज रासो के उद्धारक जो माने जाते हैं जिन्होंने इसको बुलंदी पर पहुंचाया है वो कौन है? कर्नल जेम्स टॉड है। विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार क्या है? पदावली जो रचना विद्यापति की है, इन्हें प्रसिद्धि का आधार दिलाया है, इसे उनको फेमस किया है। विद्यापति का जो है उपनाम क्या है? तो मैथिली कोकिल इन्हें कहा जाता है, अभिनव जयदेव इन्हें कहा जाता है, कवि शिखर भी इनको कहा जाता है। राइट आंसर होगा नंबर द। बसंत विलास में दोहों की संख्या 84 है दोस्तों, से इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, बसंत विलास के संपादक कौन है? तो केशव लाल हर्षद राय ध्रुव इसके संपादक रहे। मैथिली गद्य की प्रथम रचना, वेरी गुड, मैथिली भाषा की गद्य की जो प्रथम रचना है वो कौन सी है? वर्ण रत्नाकर है दोस्तों। कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे, भक्ति आंदोलन का कारण इस्लामी आक्रमण का परिमाण मानने वाले विद्वान कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का जो श्रेय जाता है वो रामानंद जी को जाता है। किसको जाता है? रामानंद जी को जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कबीर में प्रतिभा बड़ी प्रकृत, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। गुरु नानक के दर्शन संबंधी रचना कौन सी है? तो जपू जी गुरु नानक के दर्शन की संबंधी रचना है दोस्तों। बहुत ही मैं स्पीड में तो थोड़ा बोल रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके। भूषण का मूल नाम क्या था? तो घनश्याम दास इनका मूल नाम था। कवि भूषण को भूषण नाम किसने दिया था? तो ये चित्रकूट इसका जो राइट आंसर है
चित्रकूट नरेश छत्रकूट है, चित्रकूट चित्रकूट नरेश रुद्रदेव सोलंकी। चित्रकूट है दोस्तों, ये चित्रकूट नरेश देव रुद्रदेव सोलंकी ने इनको जो नाम दिया था, भूषण नाम दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। संतों में स्त्रियों के प्रति सर्वाधिक उदार जो संत थे, दयावान संत देव कौन थे? नानक थे। संतों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन रहे हैं? सिंपल सी बात है, सुंदरदास रहे हैं, जो कि विठलनाथ के शिष्य हैं। श्रृंगार रस के विरोधी संत के रूप में विख्यात संत कौन है? सुंदरदास ने बहुत रचनाओं का किया है, विरोध किया है श्रृंगारिक रचनाओं का दोस्तों। मूलक दास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो ज्ञानबोध सबसे प्रसिद्ध रचना है इनकी, मूलक दास की ज्ञानबोध। मूलक दास किस भाषा की रचना है ये बताना है, अवधी भाषा की रचना है। सुंदरदास की रचनाओं का संपादन किसने किया है? तो पुरोहित हरि नारायण शर्मा के द्वारा किया गया है। नाथों और संतों के बीच कड़ी माने जाने वाला संप्रदाय कौन सा है? परनामी संप्रदाय दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना जिनका विरोध सुंदरदास के द्वारा किया गया? अभी प्रश्न आया था ये, किंतु प्रश्न अलग था, इस बार इसने रचना दे दी है। रसिक प्रिया है, सुंदर श्रृंगार है और रसमंजरी। ये चारों रचनाओं में श्रृंगार रस का इन्होंने क्या किया है? विरोध किया है। तो राइट आंसर होगा नंबर द चारों, रसमंजरी, रसिक प्रिया एंड सुंदर श्रृंगार, ये सभी रचना का इन्होंने विरोध किया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। बल्लवाचार्य की अधूरी रचना कौन सी है जिसे विठलनाथ ने पूरा किया? इनके पुत्र थे विठलनाथ, उन्होंने किया, तो हनुभाष्य रचना को इन्होंने पूरा किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। अष्टचाप की स्थापना विठलनाथ ने किस वर्ष की थी? तो 1565 ईस्वी में की थी, सिंपल सी बात। निम्न अष्टचाप के कवियों में बल्लवाचार्य का शिष्य कौन सा नहीं है? देखो, अष्टचाप के कवियों में 4 बल्लवाचार्य जी के हैं और 4 विठलनाथ जी के शिष्य हैं। तो इसमें कह रहा है बल्लवाचार्य, तो ट्रिक क्या लगाएं अपने इसमें दोस्तों? इसमें कुंभनदास, सूरदास और पैसे प्रवणदास और क्री और कृष्णदास। तो इसमें कृष्णदास नहीं है, कौन सा? नंददास। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आप जात पनैया टूटी और बिसर गयो हरि को नाम, ये कथन कुंभनदास की रचना का है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, नंददास को जड़िया की उपाधि किस रचना के आधार पर दी गई है? तो रास पंचाध्यायी नामक रचना के आधार पर जड़िया की उपाधि उनको दी गई है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है 257वां। नंददास की श्रेष्ठ कृति कौन सी है? तो नंददास की श्रेष्ठ कृति पर जो है रास पंचाध्यायी है। अष्टचाप के किस कवि भक्त का संबंध भरतपुर राजस्थान से रहा है? तो ये गोविंद स्वामी का संबंध रहा है, गोविंद स्वामी का। अष्टचाप के कवियों में उम्र में सबसे बड़े कौन थे? कुंभनदास थे। सबसे छोटे कौन थे? नंददास। राइट आंसर होगा नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अष्टचाप के किस कवि भक्त को श्रीनाथ जी के मंदिर का भटिया या अधिकारी नियुक्त किया गया था? तो कृष्णदास को अधिकारी नियुक्त किया गया। इस प्रकार ये वाला प्रश्न पहले आ चुका है। नेक्स्ट जो मैंने इससे पहले लास्ट वाला वीडियो डाला था उसमें आ चुका है दोस्तों। त्रिभु हो सब पातिन को टीको पद किसने गाया था? सूरदास ने गाया था। किसे सुनाया था दोस्तों? बल्लवाचार्य को ये इन्होंने पद सुनाया था। नेक्स्ट, अष्टचाप के कवि भक्तों में सूरदास के बाद वात्सल्य के सर्वाधिक पद गाए तो हैं, वो गाए हैं परमानंदास के द्वारा गाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों हम। सूरदास कृत ग्रंथ कौन सा है? तो सूर सरवली है, सूर सागर है और साहित्य लहरी है। राइट आंसर नंबर द। सूरदास की किस रचना में दृष्टकूट के पद मिलते हैं? तो साहित्य लहरी में दृष्टकूट के पद दोस्तों मिलते हैं। भ्रमर गीत मूलतः किस ग्रंथ से प्रेरित है? किस ग्रंथ से प्रेरित है दोस्तों ये? तो भागवत पुराण से प्रेरित है ये। भंवर गीत रचना निम्न में से किस कवि भक्त की है? तो नंददास की ये रचना है दोस्तों। सत्यनारायण कवि रत्न को किस नाम से भी
जाना जाता है, तो इन्हें ब्रज कोकिल भी कहा जाता है। सत्यनारायण कविरत्न को इनका ये जो है उपनाम है। ब्रज भाषा की अंतिम बड़ी रचना कौन सी है? उद्धव शतक। ब्रज भाषा की अंतिम बड़ी रचना कौन सी है? उद्धव शतक। पुष्टि मार्ग का मेरुदंड किससे कहा जाता है? सभी जानते हैं, सूरदास को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 70वां दोस्तों, सूफी काव्यधारा प्रेमाख्यान की प्रथम रचना मानी जाने वाली कौन सी है? तो चंदायन ये प्रथम रचना मानी जाती है सूफी काव्य की, काव्यधारा की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम सूफी रचना कौन सी है? इनके अनुसार मृगावती है। वैसे कौन सी है? चंदायन है दोस्तों। सूफी परंपरा की अंतिम बड़ी रचना कौन सी है? इंद्रावती है। निम्न में से कौन सा विद्वान है जिसने खड़बक शैली में चौपाइयों के साथ दोहा के स्थान पर बरबई छंद का प्रयोग किया है? तो नूर मोहम्मद ने बरबई छंद का प्रयोग किया है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, चंदायन मुल्ला दाऊद को लोर कथा किस विद्वान ने कहा है? तो माता प्रसाद गुप्त के द्वारा कहा गया है। जायसी ने पद्मावत की रचना कब पूर्ण की थी? तो 1540 ईस्वी में की थी दोस्तों। सूफी परंपरा में मनस्वी शैली के जनक कौन है? तो जायसी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जायसी की रचना पद्मावत को लौकिक रचना मानने वाले विद्वान कौन से हैं? विजय देव नारायण साई हैं। नागमती का विरह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, ये कथन किस कवि का है? किस रचनाकारक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, हिंदी राम भक्ति परंपरा की प्रथम कवि आचार्य शुक्ल ने किसे मानते हैं? हिंदी राम भक्ति परंपरा का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे मानते हैं? रामानंद को मानते हैं। तुलसीदास की किस रचना का सूरदास के पदों पर प्रभाव है? तो गीतावली जो रचना है इसका प्रभाव है। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो हनुमान बाहुक इनकी अंतिम बड़ी रचना है। जाके प्रिय ने राम बेदही पद तुलसीदास की रचना किस रचना से उद्धृत है? तो विनय पत्रिका से उद्धृत है दोस्तों ये पद। तुलसीदास में समन्वय की विराट चेष्टा थी, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। जननी निरखती बाण धनु हिया गीतावली के किस कांड से ये पद लिए गए हैं? तो अयोध्या कांड से इन पदों को लिया गया है। रामचरितमानस किस कांड की रचना तुलसी ने काशी के गुरु शेष सनातन के आश्रम में की थी? तो किष्किंधा कांड की जो है इन्होंने गुरु सनत शेष वो है आश्रम में इनकी कांड की लिखा गया था इसको। तुलसीदास की रचना बरवैया रामायण किस भाषा की रचना है? तो दोस्तों इससे संबंधित मेरा पूरा वीडियो एक इस यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। ब्रज भाषा की रचना है और अवधी भाषा की रचना है, बिल्कुल सटीक दे रखा है, उसमें वर्णन किया है सभी रचनाओं का। और कितनी रचना है? टोटल 12 रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। और इसमें अवधी की 5 भाषा की रचना है, 5 रचना है, और ब्रज भाषा की इसमें 7 रचनाएँ सम्मिलित की गई हैं। तो बरवई छंद किस रचना की है? किस भाषा की है? अवधी भाषा की है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है? तो ट्रिक याद करने का तरीका दोस्तों उस वीडियो में मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया, तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रिक दिखाता हूँ मैं आपको। कबीरा दोगी बकरी, कबीरा दोगी बकरी, ये इस प्रकार से कैसे? कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, गीतावली, बरवैया रामायण, और एक आपका ये कृष्ण गीतावली। तो रामलला नछू जो है दोस्तों वो आपके अवधी भाषा की रचना, ना कि ब्रज भाषा की। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? रामलला नछू, ये अवधी भाषा की रचना, बाकी सभी रचना ब्रज भाषा की हैं। तुलसीकृत खंड काव्य कौन सा है? तुलसीकृत खंड काव्य कौन सा है? जानकी मंगल, ये एक खंड काव्य है दोस्तों, ये एक खंड काव्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, गोसाई चरित बेणी माधव दास
के अनुसार तुलसी ने मानस का प्रथम पाठ किसे सुनाया था? तो रसखान को सुनाया था। तुलसी की साहित्य की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा जो आधार माना जाता है वो कौन सी रचना को माना जाता है या किस भावना को माना जाता है? तो लोक कल्याण की भावना को माना जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अब लोक शोक सुत तोरा प्रस्तुत पद में सुत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सुत जो है लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त हुआ है ये पद। तेहि रघुनंदन लखन सिए अनहित लागी जाहि रेखांकित शब्द प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों? तो कैकई जो है उनके लिए प्रयुक्त, माता के लिए प्रयोग हुआ है। रीति काल को मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया? बहुत ही सिंपल सी बात है, अलंकृत काल नाम दिया है। और दोस्तों ध्यान दीजिए, रीति काल, आदिकाल, छायावाद काल को किस कवि ने क्या नाम दिया है वो सभी वीडियो में इस पर एक साथ अपलोड कर चुका हूँ, एक ही वीडियो में वो सभी देखें दोस्तों, प्लीज़ देखें आप प्लेलिस्ट में जाके। निम्न में से केशव दास की प्रबंध काव्य नहीं है। प्रबंध काव्य मतलब जो बंधा हुआ होता है, प्रबंध काव्य उसे कहा जाता है। और एक होता है मुक्त काव्य जिसे हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, अर्थ निकाल सकते हैं। किंतु प्रबंध काव्य मतलब जहाँ से प्रारंभ से हमको पढ़ेंगे तब जाकर उसको लास्ट में हमको जाकर समझ में आएगा। तो ये प्रबंध बंधा हुआ काव्य होता है। तो इसका नहीं है, कौन सा है? छंदमाला नहीं है, बाकी सभी आपके जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता ये प्रबंध काव्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। केशव ने राय प्रवीण नामक नर्तकी को शास्त्रीय शिक्षा देने हेतु किस ग्रंथ की रचना की थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कवि प्रिया। कवि को देन न चाय विदाई, पूछे खालिस्तान की कविताई, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो केशव दास के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य में संवाद योजना हेतु प्रसिद्ध कौन है? तो केशव दास हैं। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को ही कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, मेरी वीडियो में आ चुका है दोस्तों। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, कितने सर्गों में व्यक्त थी? ये देखें तो 39 प्रकाश, यहाँ पर सर्गों को दोस्तों प्रकाश नाम दिया गया है। तो ध्यान रखें कि रामचंद्रिका में सर्गों को क्या नाम दिया गया है? तो प्रकाश नाम दिया गया है। कितने में हुई थी? 39 सर्गों में ये प्रकाशित हुई थी रामचंद्रिका। जबकि रसिक प्रिया और कवि प्रिया कितने प्रकाश सर्गों में प्रकाशित हुई थी? 16 प्रकाशों में ये जो है प्रकाशित हुई थी। तो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए। और यदि आपको इस वीडियो को PDF चाहिए तो वो भी आपको निःशुल्क प्राप्त कर दी जाएगी। आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर लिखिए, व्हाट्सएप नंबर, या फिर हमारे नंबर पर दिए गए उस पर हाय लिख कर दिए। तो मैं आशा करता हूँ आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।